Hello everyone, welcome back to CBL and this is our MCQs for the month of March 2020. So this is the part 1 where we'll be covering the 50 MCQs for this month. Alright, चलो start करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ. So the first question is consider the following statements regarding liberalized remittances scheme. ठीक है, काफी ज्यादा न्यूज में था, इस पे बेस्ड 3 स्टेटमेंट्स हैं. पहला है दिस स्कीम ऑफ द आरबीआई allows resident individuals to remit a certain amount of money during a financial year to another country, right? Second है according to the prevailing regulations. So हम regulations कब की बात कर रहे हैं? मार्च 2020 के अकॉर्डिंग the individual resident may remit maximum of $2 lakh per financial year. Okay. Third is the remitted amount can also be invested in shares, debt instruments, and be used to buy immovable properties in overseas market. Immovable properties क्या होती हैं? जैसे आपकी लैंड, ओके, या फिर कोई हाउस हो गया आपका. इमूवेबल प्रॉपर्टीज को मूव नहीं किया जा सकता है. सो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है. सो A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3 या D 1 only. So here the correct answer is B 1 and 3. पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है. ओके, सो जो LRS स्कीम है आरबीआई की, इट अलाउज सिटीजन टू remit a certain amount of money. So basically रेसिडेंट इंडिविजुअल जो होते हैं उनको अलाउ करता है ये कि कुछ अमाउंट जो है वो रेमिट कर सके दूसरे देश में. ओके, और जो प्रिवेलिंग कंडीशन के हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट उसमें $2 लाख नहीं है, उसमें $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर हम कर सकते हैं. तो ये एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ था, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है, वैसे तो देखो एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं पूछा, बट कई स्कीम्स रहती हैं उस पर यूपीएससी ने पूछा हुआ है. जैसे आपको याद होगा नेशनल आपका इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIAF के ऊपर पूछा था. उसमें 100 करोड़ की जगह 100 बिलियन डॉलर की जगह $1000 बिलियन दे दिया था. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया रहेगा इतना अमाउंट कितना होता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो. और ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट? तो ये चीज़ याद रखिएगा. और इससे हम देखो जो रेमिटेड अमाउंट है इसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में. ऑल्सो हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज को ओवरसीज मार्केट में खरीद सकते हैं. ऑलराइट, हाउएवर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. LRS रेस्ट्रिक्ट करता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस अब्रॉड में आप फॉरेन एक्सचेंज को खरीद या बेच नहीं सकते हो, कोई लॉटरी नहीं खरीद सकते हो. ठीक है, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं अंडर फेमा एक्ट, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है ना, मैनेजमेंट एक्ट या रूल्स जो बोल लो आप, उसके अकॉर्डिंग ये बैन है. राइट, सो करेक्ट आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स. ये सब टर्म्स आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, यूपीएससी 2017 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज. किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो जैसे ये ना को ओरिजिनेशन ऑफ लोन टर्म्स, इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो पहला स्टेटमेंट है इट मीन्स जॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय बोथ बैंक्स एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs इन द प्रायोरिटी सेक्टर. ठीक है, तो बेसिकली क्रेडिट लेना बैंक के थ्रू या फिर NBFC फॉर द इन द प्रायोरिटी सेक्टर. ठीक है, सेकेंड है बोथ बैंक्स एंड NBFCs विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस देयर पार्ट ऑफ द लोन एक्सपोजर. मतलब उनके पास इंडिपेंडेंस है कि वो अपने हिसाब से उसकी प्राइस फिक्स कर सकते हैं. राइट, NBFC will take minimum 20% of the credit risk by way of direct exposure with the balance being taken by the bank. मतलब माइनॉरिटी जो है रिस्क वो आपका NBFC लेगा. देखो वैसे भी NBFC छोटा होता है एज कम्पेयर टू बैंक, सो बैंक विल बी टेकिंग द मेजॉरिटी आपका जो रिस्क रहेगा. तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ इसमें कौन सा सही है. ऑलराइट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन डी. तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ओके, सो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस रिलीज की थी को ओरिजिनेशन ऑफ लोन्स के ऊपर. राइट, एम क्या है इस मूव का, ये इसको लाने का? द मूव इज एम्ड एट लेवरेजिंग द रीच ऑफ NBFCs, क्योंकि NBFCs छोटी छोटी जगह है. ठीक है, और बैंक्स का एक टारगेट रहता है कि भाई मुझे इतना अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना है.
तो बैंक का रीच तो भाई अर्बन एरिया में है, लेकिन एनबीएफसी तो कई छोटी छोटी जगह भी है ना, विलेज लेवल तक में देती हैं। तो बैंक उनके साथ टाई अप करके ये लोन और अपना जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो अचीव करेगी। ठीक है, तो ये है मतलब बेसिकली कोऑपरेशन है, राइट। इसलिए बोला जा रहा है को ओरिजिनेशन ऑफ लोन, मतलब आपको जो लोन है दो तरफ से मिल सकता है, बैंक और एनबीएफसी में दोनों आपकी हेल्प करेंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है टीजर लोन समटाइम्स सीन इन न्यूज मीन्स। टीजर लोन होते क्या है ये आपको बताना है। पहला है these are the loans provided to high net worth individuals, मतलब जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा है loans provided to the weaker section of the society with interest rate below the repo rate, मतलब काफी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लोन प्रोवाइड करना। थर्ड वन इज लोन्स with charge lower interest rates in the first few years after which the rates are increased, मतलब इनिशियली लोअर रेट्स पे लोन प्रोवाइड करना कुछ सालों तक और फिर उसके बाद उसको रेट्स को बढ़ा देना। तो यही तो होता है टीजर, टीज करना, सस्ते में आपको ल्योर करेंगे कि आ जाओ ले लो लोन और फिर धीरे से उसका इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। सो करेक्ट आंसर हियर इज सी। सो ये बेसिकली एसबीआई का प्लान है टू ऑफर फिक्स कम फ्लोटिंग होम लोन रेट्स। अगर आपको पता होगा, आप सबने अगर होम लोन लिया है तो आपको एक आइडिया होगा कि भाई देखो इसमें दो टाइप के रहते हैं। या तो पहले ही डिसाइड कर लो कि यार मान के चलो मैंने 30 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई होम लोन रेट है मेरा आप 7% पे फिक्स कर दो। ठीक है, आप हमेशा इतने % इंटरेस्ट रेट पे आप अपना होम लोन वापस चुकाओगे। बट कई लोग क्या करते हैं, ये होता है फिक्स्ड रेट, बट कई लोग क्या करते हैं फ्लोटिंग रेट कर लेते हैं। मतलब जिस हिसाब से मार्केट उस हिसाब से आपका रेट कम ज्यादा होगा। मान के चलो जैसे मार्केट अभी क्या हुआ, ठीक हो गया, तो आपका मान के लोन हो गया 6.5%। मतलब लेट्स से आपने 30 लाख का लोन लिया तो आपको 6.5% रेट के हिसाब से पैसे वापस करने हैं। ऑलराइट, सो ये आरबीआई थोड़ा इससे अनकंफर्टेबल है। सो टीजर लोन्स आर दोज विच चार्ज कंपैरेटिवली लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज्ड। उसके बाद फिर रेट्स कई बार इंक्रीज हो जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट। ठीक है, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू कैस्पियन सी। ओके, अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि हमको एक स्टेप फर्दर कैसे हम इस पे बढ़ेंगे, केवल हम इस क्वेश्चन पे ही स्टिक नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वन इज वोल्गा रिवर, दानुबे रिवर, थर्ड वन इज यूराल रिवर। तो आपको बताना कौन कौन से रिवर्स कैस्पियन सी में फ्लो करती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 1 and 3। सो कैस्पियन सी जो है आपको पहले पता होना चाहिए, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर। ओके, और कई बार कई लोग इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक भी कहा जाता है, इसको कई बार फुल फ्लेज सी भी बोल दिया जाता है। ओके, एंड सेकेंडली इसके ये याद रखना, इट इज एन एंडोरिक बेसिन, मतलब इसमें इस बेसिन में कहीं से भी पानी बाहर नहीं जा रहा है, नो आउटफ्लो। राइट, तो ये चीज याद रखना। सो जो इसमें प्राइमरी रिवर्स हैं जो बहती हैं, इसमें आपकी आती है रिवर वोल्गा, रिवर यूराल, देन आपकी कूरा रिवर आती है एंड टेरेक रिवर आती है। जो डानुबे रिवर है ये यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा। यूरोप की ये सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, वोल्गा रिवर, याद रखना। ओके, तो ये इसमें नहीं फ्लो करती है दानुबे रिवर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी 1 and 3। अब देखो इसमें हम एक स्टेप फर्दर कैसे जा रहे हैं। कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने कई बार बताई है, दैट इज तारिक। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान कोई एक है, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, बट दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, रिमेंबर दिस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन थोड़ा इकोनॉमी बेस्ड है, सिल्क के ऊपर है क्वेश्चन। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया इज द ओनली कंट्री in the world that produces all 5 varieties of silk in on commercial scale.
Third one is Central Silk Board has initiated Silk Samagra Program, which is empowering the downtrodden, the poor and tribal families. किसके थ्रू हेल्प कर रहे हैं? थ्रू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सीरीकल्चर इन द कंट्री. सीरीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ सिल्क. ओके, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो देखो, पहली चीज तो याद रख लो यार, इंडिया सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन नहीं है. देखो, इन चीजों को आपको क्या है, इसमें आप बेसिक ये लगा सकते हो. सिल्क रूट कहाँ से था स्टार्ट? चाइना से. तो इंडिया कहाँ से बनाने लगा सबसे ज्यादा सिल्क? लेकिन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है. इंडिया लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है. चाइना इज द नंबर 1. तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट करो. दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन. बचा आप पे 2 ओनली एंड 2 and 3. ठीक है. तो अगर आपको करंट में आपको पता है तो देखो, इंडिया में 5 टाइप की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है. कौन कौन सी है ये सब आपको पता होना चाहिए. सिल्क की टाइप्स: मलबेरी, राइट, सार, TASAR, देन वी हैव मूगा एंड ईरी. ये है असम, आंध्र वगैरह की सिल्क के काफी बड़े प्रोड्यूसर है. ठीक है. तो ये चीज याद रखिए, इंडिया की मोनोपोली है. इंडिया में ही इकलौता मूगा सिल्क बनता है, याद रखना. इंडिया हैज द मोनोपोली ऑन दिस, द गोल्डन मूगा सिल्क, राइट. तो ये चीज याद रखिएगा. सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने सिल्क समग्र करके एक स्कीम चालू की है जिसमें सीरीकल्चर से लिंक्ड जो भी चीज हो सकती है उसमें वो हेल्प करेगी, राइट. तो जिससे क्या होगा, फाइनेंशियली जो डाउन ट्रॉडन और पुअर पीपल जो इस सीरीकल्चर में इन्वॉल्व हैं उनको काफी मदद मिलेगी. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज D, 2 and 3. ओके, चलिए.